हमारा जो बच्चों कानूनी व्यवस्था क्या है, बिल्कुल कमजोर है। इस पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि ये देखा जाएगा एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो हर एक इंसान पे लागू होना चाहिए, और इसमें वो कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर एक जो फैमिली होती है कम से कम 2 बच्चे को आगे बढ़ाए, यानी कि अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो अगर कानूनी व्यवस्था लगा दे तो हम अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम तो पहली बार देखा जाएगा हमारे देश में क्या है, सबसे लोअर है। एजुकेशन सिस्टम में देखा जाएगा, यहाँ तक अभी देखा जाए, अभी बोला गया सेक्स एजुकेशन दिया ही नहीं जा रहा। जब देंगे नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, अच्छी सुविधा देंगे नहीं, तो बच्चे जानेंगे कैसे। तो ये है शिक्षा, एजुकेशन, ये भी हमारी कमी है। फैमिली प्लानिंग भी है। फैमिली प्लानिंग भी क्या है, लोग नहीं जान रहे हैं कि हम अपने बर्थ कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करें। तो परिवार नियोजन भी सबसे बड़ा हमारा क्या बच्चों मुद्दा है। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग जाने। छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि कम से कम क्या है कि हमारे दो हो, इसका संचार माध्यमों को जन जन तक पहुंचाना दे ताकि इससे क्या हो, हमारा पॉपुलेशन जो है कंट्रोल हो। अगला कह रहा है कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका एवं गर्भ नियंत्रण गोलियों जो है उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि लोग जाने कि ये गर्भ निरोधक गोलियां क्या है, उनके रोकथाम क्या है, ताकि लोग इनका इस्तेमाल करें और पॉपुलेशन से बच जाए। ये सारी चीजें हैं बच्चों। और ये हमारा क्या है, नियोजित परिवार की क्या लाभ हो सकता है। अगर एक एडवांटेज फैमिली हो तो उसका क्या हमें फायदा हो सकता है। तो देखो कह रहा है कि प्रत्येक सदस्य को संतुलित एवं पोषक भोजन उपलब्ध हो जाएगा अगर हम कंट्रोल कर दे तो। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिवार के लिए स्वच्छ हवादार प्रकाश युक्त आवास उपलब्ध हो जाएगा। प्रतिदिन की सभी प्रकार की जो जरूरतें होंगी वो आसान हो जाएंगी। परिवार आपका जो आय हो रहा है वो वितरण जो होगा वो प्रत्येक सदस्य पर अधिक हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सीमित आवश्यकताओं के कारण देश, प्रदेश और समाज पर भार कम पड़ेगा। ठीक है, जीवन सुखी होगा, संपन्न होगा और प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा उन्नति के हमें अवसर भी मिलेंगे। भविष्य के लिए आवश्यक बचत भी हम बचा लेंगे और आसानी से संभव भी हो जाएगा। सीमित परिवार से माता का भी स्वास्थ्य उत्तम होगा जिनके कारण वो बच्चों की भी देख रेख प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। तो ये बच्चों है वो फैमिली प्लानिंग अगर हम करें, अगर जनसंख्या अगर हम कंट्रोल कर लें, पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो ये सारी चीजें हमें लाभ मिलेगा। तो जरूरी हमें इस लाभ को देना चाहिए बच्चों। इसमें की पॉइंट्स देख लो, की पॉइंट्स क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। की पॉइंट्स अगर देखा जाए तो कह रहा है मानव जनसंख्या की वैज्ञानिक अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। किसी भी स्थान या देश की जनसंख्या में सदस्यों के जीवन में 3 काल पाए जाते हैं। अल्प समयावधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। मानव जाति में जनसंख्या की जो इकाई है वो परिवार को कहा जाता है। परिवार में संतान उत्पत्ति की दर को नियंत्रित एवं कम करने से ही मानव जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो जाती है। इस क्रिया को हम परिवार नियोजन कहेंगे, फैमिली प्लानिंग कहते हैं। देखो कह रहा है कि 2050 में भारत की जनसंख्या देखो 161 यानी कि अगर देखा जाएगा 100 करोड़ आपका पार कर जाएगा, 1 बिलियन 61 करोड़ के आसपास हो जाएगी। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि देश के आर्थिक विकास के हर क्षेत्र में बाधा पैदा करेगी, बिल्कुल बाधा पैदा करेगा बच्चों। ऐसे हम जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे तो आने वाले समय में न किसी को नौकरी मिलेगी, न किसी का पेट भरेगा, न किसी को घर मिलेगा। वैसे इंसान को मारते काटते जाएगा और क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा है कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। कह रहा है कि किसी स्त्री की गर्भाधारण जो काल में या प्रसव के समय प्रेरित गर्भपात के 42 दिनों के अंदर होने वाली मृत्यु को मातृ मृत्यु दर भी कहा जाता है। संविधान के 42वें संशोधन सन 1976 में संसद तथा विधान सभाओं की जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी बनाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनसंख्या को दोगुना होने में लगा समय डबलिंग समय कहलाता है, यानी कि क्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है बच्चों बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़े, जिसको कंट्रोल करना हमें जरूरी है। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया जनसंख्या कंट्रोल कैसे। जनसंख्या फैमिली प्लानिंग कब लाई गई थी, फैमिली प्लानिंग जो उस पे जनसंख्या विस्फोट है वो कैसे हो रही है, उसमें हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अगर कंट्रोल कर देंगे तो लाभ क्या मिलेगा। तो ये सारी चीजें हो गई बच्चों। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो हमें देखेंगे कि ये गर्भ निरोधक आपके जन्म नियंत्रण के आखिर ये क्या क्या उपाय है, परिवार नियोजन को हम कैसे नियोजित कर सकते हैं, ये सारी विधियां, यानी कि फैमिली प्लानिंग क्या है, बर्थ कंट्रोल वो कौन कौन से बर्थ कंट्रोल मेजर है, दवाइयां हैं, गोलियां हैं, पिल्स हैं, नसबंदियां हैं, जिससे क्या हम जानकर
वो आने वाले समय में लोगों को प्रोत्साहित करके बता सकते हैं कि ताकि अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में आप भी इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें, तो देखो इसमें कौन कौन सी सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो बच्चों क्या क्या हो सकता है यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये देखो यहाँ पे नेचुरल मेथड से हम अपने फैमिली को बचा सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बता दी हैं, तो आप ध्यान से रखते गए। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, अगर हम महिलाओं के अंदर अंडोत्सर्ग के बारे में अगर हम जान जाए तो हम शुक्राणु अंडाणु को मिलने से रोक सकते हैं, जिसे हम आवधिक संयम कहते हैं। संभोग व्यवधान क्या है, ये अगर इसके बारे में अगर हम जान जाए कि बाह्य स्खलन अगर करके बाह्य स्खलन की क्रिया की जाए तो हम शुक्राणु अंडाणु को मिलने से बचा सकते हैं। स्तनपान अनार्तव क्या है कि महिलाएं कभी कभी क्या होती है दुग्धपान कराती हैं बच्चे को 6 महीने के अंदर। अगर महिला दोबारा प्रेग्नेंट हो जा रही है तो उसे हम कह सकते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। तो ये स्तनपान अनार्तव क्या होता है, स्तनपान अनार्तव वो चीज़ होता है जिसमें महिला 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो जो समय होता है वो लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है। और इस लैक्टेशनल एमेनोरिया के उपरांत क्या होता है, कभी कभी महिलाएं गर्भधारण कर जाती है। इससे हमें कैसे बचना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये रासायनिक विधि अगर देखा जाएगा तो रासायनिक विधि में क्या है बच्चों, हमारा देखा जाए तो ये रासायनिक टेम्परोरी कुछ मेथड है, कुछ आपके केमिकल मेथड है। तो केमिकल मेथड में अगर देखा जाएगा तो ये क्या है आपका कुछ जेल होते हैं, कुछ क्रीम्स होते हैं जिनका हम यूज करके हम शुक्राणु अंडाणु को मिलने से बचा सकते हैं। ये फोम आपके पाउडर होते हैं, ये स्पर्मिसाइड्स आपके कुछ दवाइयाँ होते हैं जिसका पुरुष इस्तेमाल करके अपने अनचाही गर्भावस्था को बचा सकते हैं। ये गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, ये मिश्रित गोलियाँ हैं, ये हार्मोनल गोलियाँ, इसका भी हम इस्तेमाल करके हम अनचाही गर्भावस्था को बचा सकते हैं, ठीक है। ये आपातकालीन गर्भ निरोधक है, आपातकालीन गर्भ निरोधक जिसका 72 घंटे के अंदर अगर गोली का इस्तेमाल करें तो अनचाही हम गर्भावस्था को क्या कर सकते हैं बच्चों, बचा सकते हैं। कुछ गोलियां आपकी क्रमिक होती है, डेली खा करके हम शुक्राणु अंडाणु को मिलने से रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें जाननी जरूरी। ये आंतरिक विधि है, जैसे कंडोम हो गया, मेल कंडोम हो गया, ये फीमेल कंडोम हो गया, ठीक है। ये सारी कंडोम का इस्तेमाल करके हम अनचाही गर्भावस्था को बचा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें, ये मैथुन भंग है, गर्भ समापन, गर्भपात, अबॉर्शन करके भी अगर कोई कपल्स अगर अपने बच्चों को अगर बाई चांस अगर उन्हें गर्भधारण हो गया और वो अपने बच्चों को आने वाले 9 महीने तक कैरी नहीं करना चाहते हैं तो अबॉर्शन भी करा सकते हैं, उसके लिए भी टर्म, ताकि हम भी अनचाही गर्भावस्था से बच सकते हैं। ये डायाफ्राम है, कुछ कर्विकल डायाफ्राम है, सर्विकल, ये कुछ मेथड है जो महिला इसका इस्तेमाल करके अपने अनचाही गर्भावस्था से बच सकती हैं। ये इंट्रायूटेरिन डिवाइस वगैरह जिसका इस्तेमाल करके महिला अपनी गर्भावस्था से बच सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो ये मेल कंडोम है, ये फीमेल कंडोम है, ये अगर देखा जाएगा ये डायफ्राम है, ये क्रीम्स है और ये फोम है, ये कर्विकल कैप है। ये सब महिला और पुरुष इसका इस्तेमाल करके हम अनचाही गर्भावस्था से बचा सकते हैं। और कुछ कुछ मेथड ये है, ये नसबंदी है जिसे नर नसबंदी और मादा नसबंदी के नाम से जानते हैं। अगर पुरुष अपना शुक्र जनन की नलिका को काट दे तो पुरुष नसबंदी हो जाएगा, और फीमेल अपने अंडवाहिनी नलिका को काट दे तो मादा नसबंदी हो जाएगी। और ये कुछ डिवाइस है जो महिला अपने गर्भ के अंदर अगर इसको लगा लेते हैं तो ये भी अनचाही गर्भावस्था से बच्चों बच सकती है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, आप इसमें ध्यान से देखेंगे, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो एक आपका हो गया बच्चों पॉपुलेशन कैसे बढ़े, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा ये जन्म आपका जो रासायनिक विधियाँ हैं या केमिकल विधि है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, वो हमारा टॉपिक हो गया। और अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, ये यौन संचालित रोग जो है ये कैसे फैलने, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। ये देखो सुजाक, गोनोरिया क्या है, ये सब लैंगिक संचालित मादा, यानी कि नर और मादा जब बिना किसी प्रोटेक्शन से संबंध बनाने की क्रिया जब करते हैं तो उन्हें ये भयंकर बीमारियां हो जाती हैं जिसे यौन संचालित रोग कहते हैं। यौन संचालित रोग में तुम्हारा क्या हो जाएगा, सुजाक हो जाए, जिसे गोनोरिया कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। सिफिलिस क्या है, इसलिए आप पढ़ लेंगे, इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, ठीक है। और आपका देखा जाएगा इसमें आपका
देखो बैक्टीरिया से बीमारी होती है, आपके वायरस से भी होते हैं, और आपका देखा जाएगा प्रोटोजोआ से होते हैं। तो ये जो सुजाक वगैरह है ये आपके बैक्टीरिया से होने वाले हैं, ठीक है। ट्राइकोमोनियसिस क्या है, ये आपका देखा जाएगा प्रोटोजोआ से होने वाली है, ठीक है। ये आपका जेनेटल हार्प्स है, ठीक है। ये हेपेटाइटिस है, इसको आप ध्यान में रख लेंगे। ये सब यौन संचारित रोग है, ये आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। आपका एड्स भी क्या है, यौन संचारित रोग है जो फैल रही है तेजी से, और लोगों में जागरूकता फैलाया जा रहा है ताकि लोग ये भयंकर बीमारी से बचे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो इतना आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में आपको बता दिए हैं। अगर आप इतना अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका कम से कम अगर देखा जाएगा बच्चों तो 7 से 8 नंबर जो है आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा यौन संचारित रोग है, जिसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडी के नाम से जानते हैं। ये है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडी के नाम से जानते हैं। देखो बच्चे, एसटीडी का मतलब देखा जाएगा ये ऐसी बीमारी है जो लैंगिक संसर्ग या प्रजनन मार्ग या लैंगिक संबंधों के कारण फैलते हैं। एक नंबर में पूछ सकता है कि ये क्या है, तो कहिएगा कि लैंगिक संसर्ग या प्रजनन मार्ग या लैंगिक संबंधों के माध्यम से जो बीमारी फैलती है उसी को ही हम यौन संचारित रोग कहते हैं। इसको हम वनरल डिजीज भी कहते हैं, इसे VDS भी कहते हैं, इसी को हम STDs भी कहते हैं, या इसको अगर देखा जाए हिंदी में जनन मार्ग संक्रमण के नाम से जानते हैं, यानी कि RTI के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि अगर देखा जाए कि विश्व में लगभग 30 लाख जो व्यक्ति इस रोग से प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं। ये रोग जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाई जाती है, और इनमें गंभीर जटिलताएं जो उत्पन्न होती है, जिसके कारण बंधता, मृत शिशु जन्म, गर्भपात, जनन मार्ग में कैंसर जैसी समस्याएं जो उत्पन्न होती है। ये सब किसके द्वारा होती है? ये सब यौन संचारित रोग के द्वारा होती है। यौन संचारित रोग में बच्चों ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। सुजाक क्या है, सुजाक के बारे में आपको परीक्षा में दे सकता है। दूसरा देखा जाएगा बच्चों तो ये दे सकता है क्लैमाइडिया क्या है, ये क्लैमाइडिया भी देखा जाएगा बच्चों। ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न ये भी बीमारी है। ये पुरुषों में मूत्र जो मार्ग शोध होता है अधिविषण वाला, वो रोग पुरुषों में तथा गर्भाशय ग्रीवा में नामक स्त्रियों में ये उत्पन्न होता है, यानी कि जो पुरुष का यूरेथ्रल जो मार्ग होता है वहाँ पे ये इन्फेक्शन पैदा करता है। और महिलाओं में अगर देखा जाएगा तो ये जो गर्भाशय ग्रीवा होती है ना, यानी कि जो सर्विक्स होती है, यहाँ पे ये बीमारी पैदा करता है। इस रोग में मूत्र त्याग करने में या जननांगों में क्या होती है बच्चों? जलन होती है और काफी दर्द होता है। ये क्लैमाइडियामाइसिस जो बीमारी है जो आपका यौन संचारित रोग है, ठीक है। ये देख लेंगे। सिफिलिस भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसी को ही हम उपदंस के नाम से जाना जाता है। ये ट्रोपनोमा पैलिडम नामक जीवाणु के संक्रमण के वजह से होता है। इस रोग में क्या होता है, जो जननांग होते हैं ना, यानी कि फीमेल जननांग या आपका नर का जो जननांग, वहाँ पे घाव हो जाते हैं, रूमपोटिकाएं होती है, यानी कि हेयर जो होते हैं वो टूट जाते हैं, टूटने की वजह से वहाँ पे घाव बन जाते हैं। या अगर देखा जाए बच्चों, या खरोच क्या नाम है, ये खरोच वगैरह से भी ये बीमारी फैल जाती है। सिफिलिस में सर्वप्रथम संक्रमित स्थान पर एक बैंगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है। जैसे आपका दांत वगैरह में घाव बनता है ना, तो सेम इसी इसमें भी गोल सा घाव बन जाता है। और शरीर के ग्रसनी, मलाशय में, होठों के श्लेष्मा में भी ऐसा संक्रमण हो सकता है, यानी कि ये बहुत तेजी से इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल जाता है। 2 से 6 सप्ताह बाद घाव ठीक भी होता है, लेकिन कुछ समय के बाद त्वचा पर रुधिर परिशुद्धता, तंत्रिका तंत्र, अंग में चिपचिपे पदार्थ के भारी गिल्टी बनने लगते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने पूरे शरीर पे दिखाई देने लगते हैं। और इनके अधिक संक्रमण से क्या होता है, स्राव, आपका देखा जाएगा लकवा आदि भी हो सकता है। गर्भवती स्त्रियों में यह रोग भ्रूण के लिए घातक हो सकता है। तो याद रखेंगे, पूरा छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चे, दाने बन जैसे हैं, गिल्टी जैसे। तो ये इसमें दे सकता है क्वेश्चन आपका। तो 2 याद रखिएगा, एक सुजाक याद रखेंगे और एक आपका उपदंस और क्लैमाइडियासिस भी पूछ सकता है आपका। तो ये कुछ बीमारी है जिन्हें हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनमें से 4-5 में से 1-2 तो जरूरी ही आपका दे देगा।
ट्राइकोमोनियसिस में अगर देखा जाए बच्चों क्या है, तो ट्राइकोमोनियसिस क्या होता है, ये रोग जो होता है ना, ये प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग है, क्योंकि ये पुरुषों के मूत्रमार्ग और स्त्रियों की जो योनि होती है वहाँ पे एक औषधीय परजीवी होती है, जो संक्रमण के समय क्या होता है, योनि से सफेद रंग का पानी जो निकलता है, जो आपका क्या होता है अति दुर्गंध, यानी कि अगर देखा जाए ये मरी हुई मछली के समान जो होती है, इसके अंदर से क्या होती है दुर्गंध आती है। ये ट्राइकोमोनियसिस जो आपका एक प्रोटोजोआ के द्वारा फैल रहा है, ठीक है। यानी कि देखा जाएगा जो भाग है वो जलन होती है, वहाँ खुजली होती है। पुरुषों में मूत्र त्याग करते समय क्या होता है, काफी दर्द भी हो जाती है और सूजन भी आ जाता है। तो ये चीज है। जेनिटल मस्से जो होते हैं ये क्या होता है, हमारे HIV के द्वारा उत्पन्न होता है। ह्यूमन आपका जो पेपिलोमा है वायरस उसके द्वारा होता है, और ये संक्रमण देखा जाएगा फलस्वरूप स्त्रियों में योनि ग्रीवा, जो योनि होते हैं वहाँ पर जो ग्रीवा होते हैं वहाँ से मस्से निकल आते हैं, और ये मस्से बाद में कैंसर का रूप लेते हैं। यानी कि फीमेल का ये जो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है ना, इस ग्रीवा के पास जो होती है ये बीमारी पैदा करती है, जिसके वजह से सर्वाइकल कैंसर जो होता है होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। हेपेटाइटिस अगर देखा जाए वो जो इस रोग में क्या होता है, हेपेटाइटिस में यकृत के विषाणु संक्रमण के कारण यकृत कोशिकाओं की क्षति पहुंचाते हैं। यानी कि हेपेटाइटिस में क्या होता है, ये लीवर को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारी यकृत शोथ बीमारी हेपेटाइटिस हो जाती है। हेपेटाइटिस अगर देखा जाए एक वायरस के कारण होते हैं, जिसे हम हेपेटाइटिस बी वायरस या HPV के नाम से जानते हैं। ये मैथुन संक्रमित चिकित्सीय तथा संक्रमित रुधिर आधान द्वारा फैलता है। ये देखा जाए तो मैथुन के द्वारा तो फैल भी रहा है, लेकिन अगर देखा जाए इसमें जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय भी बच्चों ये आपका फैल जाता है। तो याद रखेंगे, ठीक है ना। ये हेपेटाइटिस बी जो है आपका देखा जाएगा कई तरह का भी इसमें आपका होता है। हेपेटाइटिस A होता है, हेपेटाइटिस B होता है, CD होता है, कई तरह का होता है, लेकिन हमें साधारण हेपेटाइटिस याद रखनी है। इसमें अगर देखा जाएगा इसका जो उपचार होता है बच्चों, इस रोग के लिए कोई औषधि तो विशेष नहीं है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य टीकाकरण वगैरह होती है, वातावरण में रखने, पूरा आराम में स्वच्छ आहार की जरूरत होती है। इसकी टीके की 3 खुराक होती है, संपूर्ण जीवन काल में प्रतिरोधकता बनाए होते। हेपेटाइटिस B के लिए HPV वैक्सीन जो होती है वो तैयार की गई है। और इनमें से अगर देखा जाए बच्चों सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है हमारा एड्स का पूरा नाम देखा जाए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जिसे मानव प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण या एड्स के नाम से जाना जाता है। ये देखा जाएगा तो ये भी क्या होती है बच्चों, ये भी एक आपकी आनुवंशिक बीमारी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये डिजीज जो होती है ना सेक्सुअल तरीके से क्या होती है, ये मेल से फीमेल और फीमेल से ये मेल में जो होती है वो पनप जाती है, फैल जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो गर्भवती जो महिला है उसके प्लासेंटा के जरिए जो है ये वायरस बच्चे के प्लासेंटा के थ्रू उसके बॉडी में एंटर कर सकता है आपका एड्स, ठीक है। एड्स का अगर देखा जाए बच्चा अभी तक कोई इसका उपचार जो है अभी आया नहीं है। इसमें दवाइयाँ वगैरह हैं, लेकिन जब तक आप खाएंगे तब तक आप ठीक रहेंगे। फिर जैसे ही अब इन दवाइयों का सेवन का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो फिर से आपको हेपेटाइटिस ये जो बीमारी है ये जो एड्स नाम की बीमारी है आपकी उत्पन्न हो जाएगी। एड्स तो होता है आपका देखा जाएगा ये संक्रामक रोग नहीं है बच्चों, ये संक्रामक नहीं यानी कि छुआछूत के माध्यम से नहीं फैलता है। आपका एड्स जो होता है ना, एड्स वाले व्यक्ति को किसी हे दृष्टि से नहीं देखने चाहिए, क्योंकि ये आपका इन्फेक्शन वाला है नहीं। आप इनके साथ आराम से खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो क्रियाकलाप आप कर सकते हैं, लेकिन आप इनसे लैंगिक संबंध जो है नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज है इसमें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ना बच्चों, ये हमारा इसको याद रख लीजिएगा, MTP क्या है। MTP का मतलब क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि कैसे एक भ्रूण को टर्मिनेट करते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की प्रक्रिया। यानी कि अगर एक शॉर्ट लाइन में अगर देखा जाए 9 महीना पूरा होने से पहले गर्भ को हटाने की प्रक्रिया को ही हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो अभी के समय में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे लिखा इन प्रतिबंधों का जो मूल्य उद्देश्य गैर कानूनी या मादा भ्रूण हत्या को रोकना है, जिससे स्त्री पुरुष का लिंगानुपात जो है कम होता जा रहा है। ये MTP का लोग जो है ना गलत उपयोग करवा रहे हैं, क्योंकि MTP के माध्यम से क्या होता है कि अगर कोई बच्चा अगर माँ के गर्भ में है, उसे कोई क्या नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वगैरह है, या उसके हम लिंग का जांच कर, तो लिंग का तो जांच करा दे रहा है, लेकिन जांच कराने के बाद वहाँ पर रिपोर्ट पर नाम लिख देते हैं एमनो सेंटर से,
क्योंकि एमनियोसेंटेसिस में अगर देखा जाए बच्चों तो आपका क्या है, वो आपका बैंड है, लेकिन एमटीपी जो है आपका बैंड नहीं है। तो यहाँ पे लोग एमटीपी कराते हैं, एमनियोसेंटेसिस कराते हैं और एमटीपी का नाम देते हैं। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, लिंग का जांच होता है, यानी कि बच्चा अगर माँ के गर्भ में तो हम लिंग की जांच करा सकते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस करा, लेकिन नाम किसका दे रहा है, एमटीपी। एमटीपी का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि उस फॉर्म में या उस फाइल में हम ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थी या बच्चे को कोई खतरा था, माँ को खतरा हो सकता है आने वाले समय में। तो इसलिए हम यहाँ पे एमटीपी का नाम देते हैं। उल्बोधन अभी बताया गया। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है, जन्म से पूर्व भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग या आनुवंशिक संरचना को ज्ञात करने का अध्ययन किया जाता है। इसे ही उल्बोधन या एमनियोसेंटेसिस कहते हैं बच्चों। देखो यही एमनियोसेंटेसिस है। इस एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है बच्चों, ये माँ के गर्भ में बच्चा होता है और ऊपर से क्या किया जाता है, इंजेक्शन लिया जाता है, और यहाँ पे जो लिक्विड होता है ना, जो सेल्स होते हैं, इंजेक्शन के थ्रू इन सेल्स को निकाला जाता है। फिर एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि ये जो सेल्स है वो मेल का मतलब जो सेल्स होते हैं इनमें मेल हार्मोन बन जाता है। अगर फीमेल का सेल होगा तो फीमेल हार्मोन बनने लगते हैं, जिसे हम इंडिकेट करने लगते हैं कि ये नर है और ये नारी है। ये ऐसा लैब में तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे बंधता। बंधता का अगर देखा जाएगा, नर में मादा का जो बंधता का कारण है बहुत सारा है। नर में भी अलग रीजन है और मादा में भी अलग रीजन है। स्त्रियों में अगर बंधता का कारण देखा जाए तो क्या हो सकता है, अनियमित समय पर अंडों से समय समय पर अंडे का न निकलना, फेलोपियन ट्यूब का जो संरचना है वो ठीक ठाक ना होना, नलिका बंधता। नलिका बंधता का मतलब क्या है कि उसकी जो ट्यूब्स है वो ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से अंडे निकल कर फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ रहा है। फिर गर्भाशय की ग्रीवा में दोष, या तो उसके गर्भाशय की जो ग्रीवा है वहाँ पे कोई दोष वगैरह होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, शुक्राणु ऊपर की तरफ नहीं पहुँच पा रहा। या एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जिसमें क्या होता है, अंतस्थ पर्दा यानी कि गर्भाशय के बाहर और जो होती है वो वृद्धि कर लेते हैं, जिसके कारण आवर्त काल में अत्यधिक रक्तस्राव तथा आपका क्या होता है, दर्द होता है। जो एंडोमेट्रियम होती है ना, उसका जो परत होता है वो गर्भाशय के बाहर जो होती है वो वृद्धि कर लेती है। यानी कि गर्भाशय के बाहर का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे वो क्या होती है, बनने लगती है। यहाँ पे तो बनती ही है, कभी कभी क्या होती है यहाँ पे बनने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और महिलाओं में क्या होता है, काफ़ी दर्द जो है बना रहता है। पुरुषों में अगर देखा जाए बच्चों बंधता का कारण, तो इसमें क्या होता है, स्पर्म एलर्जी। स्पर्म एलर्जी का मतलब क्या होता है कि शुक्राणुओं में क्या होता है कि प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके न होने की वजह से क्या होता है बच्चों, शुक्राणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। मेन शुक्राणु में देखा जाए बच्चों तो 20 से 30 करोड़ आपको स्पर्म पाया जाता है। अगर 30 करोड़ से भी कम स्पर्म अगर मिलने लगेगा तो वो मेल जो है नर की बंध की कैटेगरी में आपका आ जाएगा। पुरुषों में नलिका का बंध होता है। नलिका का मतलब क्या होता है, वास डिफरेंस है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो वास डिफरेंसिया के थ्रू पेनिस के रास्ते से वो बाहर निकलता है, और ये वास डिफरेंसिया जो होती है ना, ये बंद होते हैं, जिसकी वजह से पुरुष का स्पर्म बाहर की तरफ नहीं निकल पाता है। और शुक्राणुओं की संख्या में कमी, जैसा कि आपको बताया गया, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी, सही तरीके से गति न कर पा रहा हो, कि शुक्राणु का अनियमितता, आकार, उसका शेप साइज ठीक ठाक ना हो, शुक्राणु का क्षीण होना भी पुरुषों में बंधता का कारण, यानी कि इनकी मात्रा जो कम होने का भी कारण क्या पुरुषों में आपका देखा जाएगा बंधता का कारण। निदान क्या है बच्चों, निदान का मतलब इसका डायग्नोसिस कई तरीके से, डायग्नोसिस का मतलब इनका निदान हम पा सकते हैं, आने वाले समय में हम माँ बाप बन सकते हैं। तो माँ बाप बनने का एक तरीका हमारे साइंस में दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पात्र निषेचन कहते हैं, यानी कि ART कहा जाता है। इस ART के जरिए बच्चों क्या होता है कि जो कपल्स होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो जो है अपना इस आर्ट के जरिए बच्चे पैदा करा सकते हैं। जिसमें क्या आता है बच्चों, IUI आता है, IVF आता है, और आपका इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वाइवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जो शरीर से बाहर लैब में कराए जाते हैं, वो इन वाइवो होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जो शरीर से बाहर लैब में कराए जाते हैं, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, स्त्रियों में प्रयोग करते हैं, यानी कि शरीर के क्या होता है बच्चों, अंदरूनी जो होता है, अंदर यानी कि शरीर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है, जिसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जिसे हम नेचुरल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसको हम वाइवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इन विट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, इन विट्रो का मतलब ये है कि बाहर प्रयोगशाला में लैब में शुक्राणु को अंडाणु को आपस में मिलाएंगे और फर्टिलाइज कराएंगे। ये चीजें तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड में रॉबर्ट एडवर्ड्स 1978 की देखरेख में स्वास्थ्य टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसका जो होता है जन्म हुआ था। उस बेबी का नाम था लुइस।
उस बेबी का नाम था लुइस का नाम था उस बेबी का, जो सबसे पहले टेस्टी बेबी के द्वारा अपनाए गए थे। सरोगेट मदर जानते हैं क्या होता है बच्चे? ये अगर देखा जाए तो कोई इससे गर्भधारण करने में सक्षम नहीं है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक द्वारा किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में अंडे को निक्षेपित कर देते हैं। यानी कि कोई महिला है, उसका अगर फेलोपियन ट्यूब वगैरह आपका ठीक ठाक नहीं है, गर्भाशय ठीक ठाक नहीं है, तो वो क्या करेगी, किसी दूसरे स्त्री के गर्भाशय में अंडे को निक्षेपित कर देते हैं, जहाँ भ्रूण का क्या होता है बच्चों, भ्रूण जो होता है पूर्ण होता है। यानी कि अगर देखा है अगर कोई महिला है उसके अंदर उसका गर्भाशय ठीक ठाक नहीं है बच्चे को 9 महीने तक कैरी करने के लिए, तो वो क्या करेगी, उसका जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर जो अंडा था उस अंडे को अपने पार्टनर के साथ, शुक्राणु के साथ मिलाएगी। यानी कि कहाँ मिलाएगी, सारा काम कहाँ होगा, प्रयोगशाला के अंदर। जब वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इस बने बनाए जायगोट को हम किसी दूसरी फीमेल के गर्भाशय के अंदर जो होता है वो क्या कर देते हैं बच्चों, फिट कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर कुछ समय के बाद जो होती है उसके धीरे धीरे जायगोट से क्या होता है, बच्चा का जो है निर्माण हो जाता है। यानी कि 9 महीने तक क्या करती है, वो अपने गर्भ के अंदर उस बच्चे को पालेगी, तो उसे हम कहते हैं सरोगेट मदर, और ये प्रक्रिया हमारी सरोगेसी कहलाती है। और हमारे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, गेमीट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, और ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक होता है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक क्या मतलब क्या होता है कि स्पर्म को डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर देना। तो ये सारी चीजें बच्चों आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देते। देखो यहाँ पे कीवर्ड्स नॉलेज में क्या क्या है, देखो कह रहा है कि जनसंख्या सीमित रखने के 2 उपाय बता दो, कैसे जनसंख्या को कंट्रोल में रखोगे। क्लैमिडोमोनास रोग किस नामक जीवाणु के कारण होता है। यौन संचालित रोग के नाम बताइए। यौन संचालित रोग का नाम कौन सा बच्चों, ये हमारा एड्स है, हमारा HIV है, ठीक है। उल्बवेदन क्या होता है, उल्बवेदन एमनियोसेंटेसिस वो तकनीक है जिसके माँ के गर्भ में बच्ची या उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसका हम जांच करते हैं। ओरल पिस किस प्रकार का कार्य करता है, ओरल पिस जो होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की तरह कार्य करता है, क्योंकि अगर इसकी मात्रा अगर हम बढ़ा दें, यानी कि इसको हम समय समय पर खाने लगे तो अगर ये जो ओरल पिल्स है अगर इनका सेवन करने लगे तो हमारे अंडाशय के अंदर से जो अंडा निकलते हैं उनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमारे स्पर्म के साथ नहीं होगा, या कभी कभी अंडाशय के अंदर से अंडा निकलने ही नहीं देता है। सरोगेट माँ किसी को कहा जाता है, सरोगेट माँ उसको कहा जाता है जो अपना अंडा फर्टिलाइज एग जो है वो किसी दूसरी औरत के गर्भ के अंदर रख देती है, उसी को ही हम सरोगेट मदर या उसी को सरोगेसी माता या धाय माता के नाम से जाना जाता है। बंधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बंधता का मतलब भी क्या होता है बच्चे, स्टेराइल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया छोटे छोटे प्रश्न, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान पे पढ़ लेंगे। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है, इसकी विधि कौन कौन सी है, जनसंख्या विस्फोट यानी कि क्यों पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस विस्फोट का क्या कारण है, उस कारण से आप क्या समझते हैं ये बताएंगे। परिवार नियोजन की क्यों आवश्यकता है, जन्म नियंत्रण के लिए जन्म होने वाले विभिन्न उपायों का नाम बताइए। ये सारी चीजें जो है हमें पढ़ना होगा, तभी जाके हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये रहा बस, इसमें इतना और कुछ नहीं है। ये सारा का सारा जो है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई गई है। आप एक बार किताब उठा के देखेंगे सब याद आपका हो जाएगा। और ये हमारा हो गया NCERT जो कुछ नहीं, इसमें भी बहुविकल्पीय बस आपके प्रश्न है। अगला हमारा चैप्टर था कौन सा बच्चों, मेंडल। और मेंडल के बाद क्या पढ़ने हम लोग, DNA का एक आणविक जो है हमारा क्या है, सिद्धांत है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। And thank you so much for watching my video. धन्यवाद।